आज के इस छोटे लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसके नतीजे शनिवार को घोषित किए गए और इसमें इब्राहिम रईसी नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। अब वहाँ के जो नए राष्ट्रपति होंगे वो होंगे इब्राहिम रईसी होंगे और इनका कार्यकाल 4 साल का होगा और एक व्यक्ति केवल 2 चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, जैसे यूएसए में होता है। और ये जो रईसी है वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी का समर्थन प्राप्त था। चुनाव से पहले खुमैनी ने कहा था कि अब हम पूर्व को प्राथमिकता देंगे, जबकि पारंपरिक तौर पर ईरान की विदेश नीति न पूर्व और न पश्चिम की रही है और हम जानते हैं कि परमाणु हथियार बनाने को लेकर इसका वेस्ट के देशों के साथ थोड़ा विवाद चल रहा है। अब इसके थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका कार्यकाल 4 साल का होता है और एक व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है और यह संविधान का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी रखता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में ईरान के राष्ट्रपतियों की शक्तियां मौलवियों, रूढ़िवादियों और देश के सर्वोच्च नेता ने सीमित कर दिया है। देश की सीमाओं पर राष्ट्रपति का नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता का नियंत्रण होता है। वह सुरक्षा, रक्षा और विदेशी मामलों के मुद्दे पर फैसला लेते हैं। कौन? जो सर्वोच्च नेता है। राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को उल्लेमा काउंसिल की मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। एक काउंसिल होता है जिसका नाम है उल्लेमा काउंसिल। तो जितने भी लोग जो राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं वो उल्लेमा काउंसिल में अपनी बातों को रखते हैं, अपना उम्मीदवारी को रखते हैं और उल्लेमा काउंसिल ये तय करता है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा। मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम का अनुमोदन संसद की ओर से होना जरूरी है। अब संसद के बारे में देखते हैं। संसद को मजलिस कहा जाता है वहाँ के संसद को। इसमें 290 सदस्य होते हैं और इनका भी कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। संसद को कानून पारित करने का अधिकार होता है। वह राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्यों को नोटिस देकर अभियोग भी ला सकता है, जबकि मजलिस या संसद में पेश होने वाले सभी विधेयक का कंट्रापत्ति उलेमा काउंसिल से अनुमोदन जरूरी होता है। एक विशेषज्ञ सभा भी होती है ईरान के शासन व्यवस्था में। तो विशेषज्ञ सभा का प्रमुख काम सर्वोच्च नेता की नियुक्ति है, इनके कामकाज पर निगरानी और अगर वे अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें उनके पद से हटा देता है। आमतौर पर विशेषज्ञ सभा की साल में 2 बार बैठक होती है। विशेषज्ञ सभा का कार्यालय पवित्र शहर कौम में है, लेकिन इसकी बैठक तेहरान और मशहद में भी होती है। विशेषज्ञ सभा में कुल 86 सदस्य होते हैं और उनका चुनाव 8 साल के लिए किया जाता है। केवल धर्मगुरु ही इस सभा का चुनाव लड़ सकते हैं और उनके नाम का अनुमोदन उल्लेमा काउंसिल करती है। अब उल्लेमा काउंसिल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति के में भी इनकी हस्तक्षेप है, संसद में भी इसका हस्तक्षेप है और मंत्रिमंडल में भी इसका हस्तक्षेप है। इसके अलावा हमने विशेषज्ञ सभा में देखा कि उसमें भी इसका हस्तक्षेप है। तो हम देख लेते हैं कि उल्लेमा काउंसिल होता क्या है। तो उल्लेमा काउंसिल ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है। इस समय इस पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। इसके 6 धर्मगुरुओं को सर्वोच्च नेता नियुक्त करते हैं। 6 धर्मशास्त्रियों की नियुक्ति न्यायपालिका करती है, जिनका अनुमोदन संसद करती है। उल्लेमा काउंसिल ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है। हमने देखा संसद का चुनाव 4 साल के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए, विशेषज्ञ सभा का चुनाव 8 साल के लिए। उल्लेमा काउंसिल के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है और इसके आधे सदस्य हर 3 साल बाद बदल जाते हैं। परिषद संसद की ओर से पारित सभी विधेयकों का अनुमोदन करती है। अगर उसे लगता है कि विधेयक संविधान और इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं है तो उसे रोकने का अधिकार भी परिषद के पास है या उल्लेमा काउंसिल के पास है। उल्लेमा काउंसिल के पास किसी को संसद, राष्ट्रपति और विशेषज्ञ सभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने का भी अधिकार है। मतलब उल्लेमा काउंसिल जो संसद, राष्ट्रपति और विशेषज्ञ सभा है उनसे ज्यादा सर्वोच्च संस्था है। इसका नाम क्या है? उल्लेमा काउंसिल। फिर देख लेते हैं न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। तो ईरान की न्यायपालिका कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त नहीं रही है। पिछले सदी के शुरुआत तक वहां धर्मगुरुओं की ओर से नियंत्रित होती थी।
जो बाद में धर्मनिरपेक्ष भी हुई। लेकिन क्रांति के बाद 1979 में वहाँ क्रांति हुई थी ईरान में। क्रांति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले के सभी कानूनों को बदल दिया जो इस्लामिक नहीं थे। नए बनाए गए कानून शरिया पर आधारित होते हैं। न्यायपालिका इस्लामी कानून को लागू करना सुनिश्चित करती है और कानूनों को परिभाषित करती है। यह उलेमा काउंसिल के 6 सदस्यों की नियुक्ति भी करती है। न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति सर्वोच्च नेता करते हैं और वह उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी होता है। अब सर्वोच्च नेता के बारे में देख लेते हैं। तो ईरान के संविधान में सर्वोच्च नेता की भूमिका दिवंगत अयतुल्ला खुमैनी के विचारों पर आधारित है। सर्वोच्च नेता ईरान की राजनीतिक संरचना में सबसे अधिक अधिकार रखने वाला नेता होता है। जुम्मे की नमाज पढ़ाने वाले मौलवियों की नियुक्ति भी सर्वोच्च नेता करते हैं। यह संरक्षक परिषद के 6 सदस्य और न्यायपालिका के प्रमुख, सेनाओं के कमांडर, टीवी और रेडियो सेवाओं के प्रमुख और जुम्मे की नमाज पढ़ाने वाले मौलवियों की नियुक्ति करते हैं। इस समय आयतुल्ला अली खामेनेई सर्वोच्च नेता है। वह राष्ट्रपति के चुनाव को भी मान्यता देता है। अब देख लेते हैं सेना के बारे में। तो ईरान की सेना में रिवॉल्यूशनरी गार्ड और नियमित सेना शामिल हैं। दोनों सेनाएं एक संयुक्त कमान के तहत काम करती हैं। ईरान की सेवा में रिवॉल्यूशनरी गार्ड और नियमित सेना शामिल है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड नियमित सेना के सभी कमांडरों की नियुक्ति सर्वोच्च नेता करते हैं और कमांडर की जवाबदेही भी उन्हीं के प्रति होती है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्थापना 1979 में हुई क्रांति के बाद नए नेताओं और संस्थाओं की सुरक्षा क्रांतियों के विरोधियों से लड़ने के लिए की गई थी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की अन्य संस्थाओं में भी दमदार मौजूदगी है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।